talk about Christoffel symbols. So in order to define Christoffel symbol, I need the term affine connection. So what are affine connection? Affine connection is a geometric object on a smooth manifold. अच्छा, ये जो स्मूथ मैनीफोल्ड है, आप इसको एक स्मूथ सरफेस समझ सकते हैं अपनी आसानी के लिए। मैनीफोल्ड एडवांस टर्म है, लेकिन आपके लेवल पे स्मूथ मैनीफोल्ड एक स्मूथ सरफेस होती है, ऐसी सरफेस जिसमें किसी किस्म की सिंगुलैरिटी ना हो, किसी किस्म का एज ना हो, स्मूथ सरफेस हो, तो आप इसको स्मूथ सरफेस कह लें। सो अफाइन कनेक्शन इज़ अ ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट ऑन अ स्मूथ मैनीफोल्ड विच कनेक्ट्स नियर बाई टेंजेंट स्पेसिस। ये कनेक्शन ऐसा कनेक्शन होता है जो पास पास वाली टेंजेंट स्पेसिस को आपस में कनेक्ट करता है। कैसे? यहाँ पे डायग्राम बनाई है। फ़र्ज़ करें ये आपके पास एक स्मूथ सरफेस है, ये वाली सरफेस आपको नज़र आ रही है। ये आपके पास फ़र्ज़ करें एक सरफेस है, ये किसी भी किस्म की हो सकती है, मैंने इसे रफ़ सा बनाया है, किसी भी टाइप की सरफेस हो सकती है। अच्छा, इस सरफेस के लिए हर पॉइंट पे एक टेंजेंट प्लेन होगा। जैसे ये पॉइंट एक्स मैंने ड्रॉ किया ये वाला, और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ ये पॉइंट था, इसके ऊपर टेंजेंट स्पेस एक ड्रॉ की है, ये आपको नज़र आ रही है। इसी तरह एक और पॉइंट हमने लिया वाई, उसके ऊपर भी एक टेंजेंट स्पेस यहाँ पे मौजूद है, और ये टेंजेंट स्पेस जो है हर पॉइंट पे डिफरेंट होगी। लेकिन अगर आप देखें एक्स पे जो टेंजेंट स्पेस है और वाई पे जो टेंजेंट स्पेस है, ये दोनों R2 की तरह हैं। R2 की तरह यानी कि कार्टेशियन प्लेन की तरह हैं। दोनों कार्टेशियन प्लेन की तरह हैं, लेकिन दोनों डिफरेंट पॉइंट्स पे हैं। अब इन डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर जो टेंजेंट स्पेसिस हैं, इन टेंजेंट स्पेसिस को आपस में कैसे कनेक्ट करना है, किस वे आउट से इन दोनों को कनेक्ट किया जा सकता है, तो इन दोनों को कनेक्ट करने का जो वे आउट है उसको हम अफाइन कनेक्शन बोलते हैं। अफाइन कनेक्शन जो है इसको हम मीट्रिक कनेक्शन बोलते हैं अगर इन दोनों टेंजेंट स्पेसिस को कनेक्ट करने वाला जो कनेक्शन है उस पर मीट्रिक भी डिफाइन हो। मीट्रिक डिफाइन हो मतलब उसको मेजर किया जा सके, डिस्टेंस मापा जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी डिटेल्स दी हुई है। कनेक्शंस are used to connect these tangent spaces. Some connections are these in terms of which metric can also be found. यानी कि कुछ ऐसे connections होते हैं जिन connections को यूज़ करके हम metric भी define कर सकते हैं। Such connections are called metric connections. ठीक है, अब हम क्रिस्टोफल सिंबल को डिफाइन कर सकते हैं। मीट्रिक कनेक्शंस आर एरे ऑफ नंबर्स डिस्क्राइबिंग मीट्रिक कनेक्शंस। क्रिस्टोफल सिंबल्स क्या हैं? वो जो मीट्रिक कनेक्शंस थे, उन मीट्रिक कनेक्शंस को डिफाइन करने के लिए हमें कुछ नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। वो जो नंबर्स होते हैं उन नंबर्स को हम क्रिस्टोफल सिंबल्स कहते हैं। ठीक है, सो क्रिस्टोफल सिंबल्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ मीट्रिक कनेक्शंस। ये जस्ट इसको समझने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको फाइंड कैसे किया जाता है क्रिस्टोफल सिंबल्स को? अब इसको फाइंड करने के लिए हमें एक चीज़ गिवन होनी चाहिए, मीट्रिक। किसी भी कोई भी सरफेस है उसके ऊपर मीट्रिक जो है वो हमें गिवन होनी चाहिए। मीट्रिक जो है हम जो है मोस्टली 2 डायमेंशनल मैनीफोल्ड के ऊपर बात कर रहे होते हैं, क्योंकि हम ऐसी सरफेसेस जो देखते हैं वो उनके ऊपर टेंजेंट स्पेस R2 के करस्पॉन्डिंग ड्रा होती है। इस वजह से 2 डायमेंशनल मैनीफोल्ड की हम बात कर रहे होते हैं। तो 2 डायमेंशनल मैनीफोल्ड के लिए जो मीट्रिक होता है उसको हम GAB से डिनोट करते हैं, और ये फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म से आता है, EFFG। ये जो मैट्रिक्स होता है ये हमारे पास मीट्रिक डिफाइन करता है 2 डायमेंशनल मैनीफोल्ड के लिए। अब ये डिपेंड करता है आपके पास सरफेस कौन सी है, जो सरफेस होगी उसके हिसाब से आप फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म के कोएफिशिएंट्स निकाल लेंगे, और फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म के कोएफिशिएंट निकालने के बाद आगे आप क्रिस्टोफल सिंबल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे? क्रिस्टोफल सिंबल्स को फाइंड करने का जो तरीक़ाकार है, वे आउट है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं, इस फार्मूला से। अब इस फार्मूला को ड्राइव करने के लिए
बहुत लंबा जो है वो बहुत लंबी डेरिवेशन जो है वो आपको रिक्वायर्ड है, तो इसलिए वो आप उसमें ना जाएं। फ़िलहाल आपने जस्ट इस फार्मूला को याद करना है। सो वंस यू हैव रिवाइज्ड रिमाइंडेड दिस फार्मूला, देन एवरीथिंग इज़ वेरी फाइन। ओके, अब आप इस फार्मूला में देखें 3 इंडिसेस इस्तेमाल हो रहे हैं, एक आई, जे और के। चूँकि हमारा जो मीट्रिक था वो 2x2 का मैट्रिक्स था, जो मैट्रिक्स था वो 2x2 का था ना, तो इसमें हर इंडेक्स जो है 1 से 2 तक वेरी करेगा। अगर हमारा मैट्रिक 3x3 का मैट्रिक्स होता, ठीक है, तो हमारे ये जो इंडिसेस हैं आई जे के, ये 1 से 3 तक वेरी करते। लेकिन आप लोगों ने जो सरफेसेस या जो मैनीफोल्ड्स पढ़े हैं, उन मैनीफोल्ड्स में आपकी आई जे के की वेरिएशन 2x2 से 2 तक होगी, 1 से 2 तक होगी। ठीक है, तो जस्ट आपने आई और जे को 1 से 2 तक वेरी करवाना है इस फार्मूला के अंदर। ठीक है, अब आई जे के 1 से 2 तक वेरी कर सकते हैं, तो इस वजह से इसके जो टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स कितने होंगे, वो 2 की पावर 3 होंगे, बिकॉज 3 आपके पास डिफरेंट इंडिसेस हैं और 2 हर इंडेक्स की जो है वो रेंज है। इस वजह से जो टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बनेंगे वो 8 बनेंगे। लेट्स सी कैसे। जी ऑफ ए बी को मैंने डिफ़ाइन ऑलरेडी कर दिया है, वो इस तरह के मैट्रिक्स से डिफ़ाइन होता है। और एक और मैट्रिक्स की हमें ज़रूरत पड़ती है जी अपर ए बी, जो कि जी लोअर ए बी का इन्वर्स होता है। अब आपको पता है जी लोअर ए बी का इन्वर्स कैसे फाइंड किया जाता है, एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ओवर डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट बनता है ए जी माइनस एफ ई जी माइनस एफ स्क्वेयर, जो कि ये है। तो ऊपर एडजॉइंट है, नीचे डिटर्मिनेंट है। तो आप जी लोअर ए बी एंड जी अपर ए बी, इन दोनों में ये कनेक्शन है, बोथ आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। वंस यू हैव फाउंड द मीट्रिक जी ए बी, यू कैन फाइंड दिस upper index matrix as well. Let's do an example. So example ये है, find the Christoffel symbols for the unit sphere. Okay, so we have a unit sphere. यूनिट स्फीयर आपको पता है ये होता है, इसकी पैरामीटराइजेशन जो बुक में है या नोट्स में है वो कुछ और है, मैंने किसी और तरीके से की हुई है। तो जो यूनिट स्फीयर की पैरामीटराइजेशन है, जिस भी तरीके से हो, ये री पैरामीटराइजेशन है, किसी भी तरीके से हो, ये यूनिट स्फीयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। यानी एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जी कंपोनेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होना चाहिए यूनिट स्फीयर के लिए। तो आप इसमें देख लें, इन तमाम कंपोनेंट्स को आप ऐड करेंगे, आंसर 1 है, स्क्वायर लेके ऐड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। सो इट इज़ अ री पैरामीटराइजेशन। जो आपके नोट्स में हुई हुई है वो किसी और तरीके से है, लेकिन वो भी एक पैरामीटराइजेशन ही है यूनिट स्फीयर की। ठीक है, तो मैं इस पैरामीटराइजेशन के लिए क्रिस्टोफल सिंबल्स फाइंड करूँगा। ठीक है, अब क्रिस्टोफल सिंबल फाइंड करने से पहले तो मुझे मीट्रिक की ज़रूरत है, जो मैंने मैट्रिक्स बताया था जी ए बी। अब वो कैसे फाइंड किया जाता है, उसके लिए हमें फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म निकालनी पड़ेगी। तो फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म के लिए मुझे थीटा के रिस्पेक्ट से गामा का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, फिर फाई के रिस्पेक्ट से लेना पड़ेगा, फिर ई हमारे पास गामा ऑफ थीटा डॉट गामा थीटा, इनका डॉट प्रोडक्ट होता है, तो वो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लिया तो मेरे पास ई की वैल्यू आ गई, दिस इज़ ई। अब नेक्स्ट एफ कैसे निकालते हैं, गामा थीटा डॉट गामा ऑफ फाई। तो गामा थीटा की वैल्यू पुट की, गामा फाई की वैल्यू पुट की, डॉट प्रोडक्ट लिया, मेरे पास आंसर 0 आ गया। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। फिर जी की वैल्यू के लिए गामा ऑफ फाई डॉट गामा ऑफ फाई, तो सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया, मेरे पास आंसर कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। ओके तो नेक्स्ट हमने जी ए बी को डिफाइन कर दिया, ई एफ जी, ई की वैल्यू पुट कर दी, एफ की वैल्यू पुट कर दी, फिर जी की वैल्यू पुट कर दी। गॉट इट? ओके, इसमें ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है ये है G11 बिकॉज इट इज़ इन द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एंड द सेकंड वन इज़ G12 एंड द थर्ड वन इज़ G21 एंड लास्ट वन इज़ दिस। नाउ वी हैव टू फाइंड जी अपर ए बी एज वेल। जी अपर ए बी के लिए इसका इन्वर्स लिया और मेरे पास ये वाला मैट्रिक्स आ गया। ओके जी, सॉरी ये नहीं, ये वाला मैट्रिक्स आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस जी अपर ए बी, इट वाज जस्ट adjoint and this
and you can see this is the final answer of G upper AB. So we have found G upper AB and G lower AB. Now we are able to find Christoffel symbols. अब क्रिस्टोफल सिंबल्स जो है उसके लिए फॉर्मूला जो मैंने स्टार्ट में लिखा था वो क्या था? हाँ जी, ये आपके सामने है वो क्रिस्टोफल सिंबल्स का फॉर्मूला। अब ये देखें आप, इसमें अब हम डिफरेंट क्रिस्टोफल सिंबल्स फाइंड करेंगे। वो जो डिफरेंट क्रिस्टोफल सिंबल्स हैं वो कैसे आएंगे? आई और जे की और के की वेरिएशन 1 to 2 करके। अब जैसे पहले यहाँ आई को 1 रख दें, जे को भी 1 रख दें, के को भी 1 रख दें। फिर सेकंड कंपोनेंट कैसे आएगा? आई को 1 ही रखें, जे को भी 1 ही रखें, के को 2 कर दें। थर्ड कैसे आएगा? आई को 1 ही रखें, जे अब चेंज कर लें, 2 रख दें, यहाँ 1 रख दें। नेक्स्ट क्या आएगा? यहाँ 1 ही रखें, यहाँ 2 रख दें, यहाँ 2 रख दें। 4 ये हो गए। अब 4 जो हैं वो इसी तरह के होंगे, लेकिन ऊपर अपर इंडेक्स में 1 की जगह 2 आ जाएगा, यानी कि ये हमारे पास बन जाएगा अपर इंडेक्स को 2 से रिप्लेस करने के बाद और लोअर इंडेक्स एज इट इज़। तो ये आपके पास 8 कंपोनेंट्स बनेंगे इसके लिए, ठीक है। तो उस फार्मूला जो अभी मैंने आपको दिखाया उसके अंदर आई जे के की वैल्यू पहले 1 1 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट आपके पास क्रिस्टोफल सिंबल आ जाएगा। फिर आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, के की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो सेकंड क्रिस्टोफल सिंबल आ जाएगा। सेकंड और थर्ड हमेशा इसमें सेम होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये 6th और 7th भी एक दूसरे के साथ रिजेंबल कर जाएंगे। तो बाय द वे फिर आप आई जे के की वैल्यू पुट करेंगे, आई की वैल्यू 1, जे के की वैल्यू 2 2, तो ये आएगा, फिर ये आएगा, नेक्स्ट ये आएगा। तो ये आपने सारे 1 by 1 क्रिस्टोफल सिंबल्स यूनिट स्फीयर के लिए फाइंड करने हैं। तो उस फार्मूला के अंदर मैंने आई की वैल्यू भी 1 रखी, जे की वैल्यू भी 1 रखी, के की वैल्यू भी 1 रखी, तो मेरे पास ये चीज़ आई। ये आप देख सकते हैं वो फार्मूला अगर आप रिकॉल करके उसमें आई और जे के की वैल्यू 1 1 रखेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। बाकी हर जगह पे 1 है, सिर्फ अल्फ़ा जो है वो वेरी कर रहा है। चूँकि यहाँ पे अल्फ़ा डमी इंडेक्स है और इसकी भी वेरिएशन 1 to 2 है, तो आप इसमें पहले अल्फ़ा की जगह 1 पुट करेंगे। डमी इंडेक्स में आपको पता है 1 to 2 आप वो सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं, 1 to 2 हो या 1 to 3 हो। यहाँ पे जो कि 1 to 2 है तो डमी इंडेक्स को पहले हम 1 पुट करेंगे, फिर प्लस लिख के 2 पुट करेंगे, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक अ समीशन। ओके, मैंने क्या किया? डमी इंडेक्स अल्फ़ा को पहले 1 पुट किया। जब 1 पुट किया तो ये आपके पास फॉर्म आई, फिर प्लस लिख के 2 पुट किया तो ये आपके पास आया। जब 1 पुट किया तो ये दोनों आप इसमें कैंसिल आउट हो गए। ओके, अब आपके पास बचा क्या? आपके पास ये बचा 1 by 2 जी अपर 1 1, जी लोअर 1 1, 1 और प्लस दिस थिंग। ओके, अब ये सारी वैल्यूज़ हमें पता हैं। जी अपर 1 1 की वैल्यू भी हमने ऊपर फाइंड की है, जी लोअर 1 1 की भी, जी लोअर 1 2, जी लोअर 2 1, ये सारी वैल्यूज़ अब यहाँ पे मैंने रिकॉल की हैं, वो वाली वैल्यूज़ जो ऊपर हम फाइंड कर चुके हैं। ये सारी हियर जी अपर 1 या, तो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे मैंने रिकॉल की हैं जो मुझे ज़रूरत थी। अब जैसे देखें मुझे इन वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि जी अपर 1 2 जो है ये ज़ीरो है। जी अपर 1 2 ज़ीरो है तो बाकी सारी वैल्यूज़ ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो जाएंगी, तो इसकी ज़रूरत नहीं थी मुझे सिर्फ इस वैल्यू की ज़रूरत थी और इसकी ज़रूरत थी। जी अपर 1 1 1 है, जी लोअर 1 1 जो है ये 1 है। सो व्हाट अबाउट जी लोअर 1 1 कॉमा 1? कॉमा 1 का मतलब है इसका डेरिवेटिव फर्स्ट कंपोनेंट के रिस्पेक्ट से। आपके पास गामा ये था ना, गामा ऑफ थीटा फाई। सो ये फर्स्ट कंपोनेंट है और ये सेकंड कंपोनेंट है। तो ये जो कॉमा 1 है ना यहाँ पे कॉमा 1 का मतलब है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कंपोनेंट, मींस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो जी 1 1 का डेरिवेटिव हमने लिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, हमारे पास जी 1 1 कॉमा 1 आया। ओके, तो ये सारी वैल्यूज़ को मैंने ऊपर पुट किया तो मेरे पास गामा 1 1 1, ये जो फर्स्ट क्रिस्टोफल सिंबल है ये ज़ीरो आ गया क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज़ ज़ीरो हो गई हैं। अब अगेन फार्मूला को रिकॉल करें। अब हमने सेकंड कंपोनेंट फाइंड करना है। ऊपर 1 नहीं रखें, यहाँ पे 2 रख दें, यहाँ 1 ही रहने दें। तो उस फार्मूला के अंदर जे की जगह 2 रख दिया, बाकी जगह पे 1 1, तो आपके पास ये फार्मूला बना। यू कैन सी दिस। इस फार्मूला के अंदर वो सारी वैल्यूज़ पुट की
जे की जगह 2, आई की जगह और के की जगह 1 1, तो ये आया। ठीक है, अब इसके अंदर आपने अल्फ़ा चूँकि अगेन डमी इंडेक्स है तो इसकी वेरिएशन 1 to 2 होगी। तो पहले इस एक्सप्रेशन के अंदर अल्फ़ा की जगह 1 पुट किया, ये आया। फिर प्लस लिख के अल्फ़ा की जगह 2 पुट किया, ये आया। ठीक है, ये दोनों टर्म्स सेम थी, आप इसमें कैंसिल हो गई। तो अब बाकी जो सारी टर्म्स हैं उनकी वैल्यूज़ पुट करनी है, वो मैंने ऊपर से रिकॉल की सारी वैल्यूज़। ठीक है, अब मुझे ये वाली टर्म इन वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जी अपर 1 2 जो है ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, तो ये सारा पार्ट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब मुझे सिर्फ ये चाहिए और ये चाहिए। ठीक है, जी अपर 1 1 और जी लोअर 1 1 का सेकंड कंपोनेंट की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव। सो जी अपर 1 1 तो ये है, राइट। तो जी लोअर 1 1 क्या है, वो आपके सामने ये कहाँ है, या जी लोअर 1 1 ये है। तो इसका सेकंड कंपोनेंट की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 का वो ज़ीरो आ जाएगा। तो ये हमारे पास अगेन इस क्रिस्टोफल सिंबल की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी। ओके, चूँकि इसकी ज़ीरो है तो इन दोनों को इंटरचेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उसकी भी इन दोनों कंपोनेंट्स की वैल्यू ज़ीरो होगी। अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूला के अंदर आई की जगह 1 रखेंगे, जे और के की जगह 2 2 रखेंगे फोर्थ कंपोनेंट फाइंड करने के लिए। वो हमने इसमें पुट किया, आपके पास ये आंसर आया। ठीक है, अब अल्फ़ा अगेन डमी इंडेक्स है, उसकी वैल्यू 1 एक बार पुट की यहाँ, फिर प्लस लिख के अल्फ़ा की वैल्यू 2 पुट की यहाँ। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ आप इसमें कैंसिल आउट हो गई, ये बच गई, फिर ये बच गई और ये बच गया। अब इसमें हमें ये सारी वैल्यूज़ चाहिए। ठीक है, अब चूँकि G1 2 ये ज़ीरो है तो मुझे ये फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ज़ीरो बन जाएगा, तो ये जो भी है इट विल बी ज़ीरो बिकॉज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय विद ज़ीरो। सो आई विल फाइंड दिस वैल्यू, दिस वैल्यू, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू। सो प्रीवियस डाटा में वो मैट्रिसेस जो हमने लिखे थे वहाँ से ये वाला डाटा मैंने रिकॉल किया दोबारा से। तो ये डाटा रिकॉल करने के बाद मुझे जी अपर 1 1 ये ऑलरेडी गिवन है, दिस इज़ 1। फिर जी लोअर 1 2 का सेकंड कंपोनेंट की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, जी लोअर 1 2 तो ज़ीरो है, इसका डेरिवेटिव भी ज़ीरो ही आएगा। फिर क्या है, जी लोअर 2 1 का सेकंड कंपोनेंट की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, जी लोअर 2 1 भी ज़ीरो है तो इसका भी डेरिवेटिव ज़ीरो ही आएगा। सो व्हाट अबाउट जी लोअर 2 2 1, इसका मतलब है इसका फर्स्ट कंपोनेंट की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव। सो इसका फर्स्ट कंपोनेंट की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव मीन थीटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव मुझे लेना है, तो इसका थीटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया, -2 साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। ये हमने ऊपर वैल्यूज़ पुट कर दी, सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपके पास ये आंसर आया। कैलकुलेशंस वेरी सिंपल हैं, वो आप इनको वेरीफाई कर सकते हैं, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट आपके पास 4 कंपोनेंट्स हो गए हैं। अब बाकी 4 कंपोनेंट्स कौन कौन से रहते हैं, गामा के ऊपर 2 और नीचे अगेन वही 1 1 फिर 1 2 फिर 2 1 फिर 2 2। ठीक है, तो अगेन मैंने फार्मूला को रिकॉल किया, यहाँ पे फार्मूला रिकॉल किया और ऊपर मैंने 2 रख दिया, नीचे 1 1। ठीक है, तो वो वैल्यूज़ पुट किया, आपके पास ये आया। अगेन अल्फ़ा डमी इंडेक्स है तो पहले 1 पुट करेंगे फिर 2, आपके पास ये दो कंपोनेंट्स बनेंगे, ये दो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, डाटा रिकॉल किया, जो जो रिक्वायर्ड है वो इसमें अगेन पुट करेंगे। अब जैसे देखें इसकी वैल्यू की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि G2 1 जो है ये ज़ीरो है, लेकिन G2 2 ज़ीरो नहीं है, तो ये वाली वैल्यूज़ हमें रिक्वायर्ड हैं यहाँ पे। ठीक है, G2 2 ये है ना आपके पास, तो ये वाली वैल्यूज़ आपको रिक्वायर्ड हैं। अब ये वाली वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे सारी फाइंड की। G2 1 का फर्स्ट कंपोनेंट के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया, ज़ीरो आया। G1 2 का फर्स्ट कंपोनेंट के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया, ज़ीरो आया। G1 1 का सेकंड कंपोनेंट के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया, चूँकि G1 1 1 था तो उसका डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा, तो इस वजह से ये वाला कंपोनेंट भी टोटल ज़ीरो आ गया क्योंकि सारी वैल्यूज़ ज़ीरो हैं। नेक्स्ट इसी तरीके से बाकी सारी वैल्यूज़ मैंने फाइंड की हुई हैं।
अल्टीमेटली यू सिंपल कैलकुलेशंस हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो ये सिंपल कैलकुलेशंस हैं. आई हैव फाउंड ऑल ऑफ दीज. तो एट द एंड, आफ्टर सिंप्लीफाइंग, आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल दिस वैल्यूज, आई हैव फाउंड दिस सेट ऑफ क्रिस्टोफल सिंबल्स. ठीक है. अब आपने जो सॉरी आपके नोट्स के अंदर जो क्रिस्टोफल सिंबल्स फाइंड हुए हैं, उनमें अरेंजमेंट डिफरेंट है. उनमें आप देखेंगे शायद ये वाली चीज़ नॉन ज़ीरो आ रही है, ये वाली चीज़ शायद उसमें ज़ीरो है. तो इस तरीके से उसमें वैल्यूज़ डिफरेंट हैं. अब मेरी वैल्यूज़ डिफरेंट है, आप तो कहेंगे रॉन्ग है. नहीं, रॉन्ग नहीं है, क्योंकि मेरी पैरामीटराइजेशन चेंज थी. यूनिट स्फीयर वही था. पैरामीटराइजेशन चेंज करने से क्रिस्टोफल सिंबल्स की अरेंजमेंट चेंज हो सकती है. लेकिन ये क्रिस्टोफल सिंबल जिस कनेक्शन को डिफ़ाइन कर रहे हैं, जिस मीट्रिक कनेक्शन को जो आपके नोट्स में है, वो चूँकि इसी की रीपैरामीटराइजेशन है, वो भी उसी कनेक्शन को डिफ़ाइन करेंगे. ठीक है. इट ओनली हैपेंड बिकॉज ऑफ रीपैरामीटराइजेशन. ठीक है. सेम कैलकुलेशंस अगर आप इसकी पैरामीटराइजेशन चेंज करके करेंगे, जैसे नोट्स में हुआ है, तो आपको वो आंसर भी मिल सकता है. तो इसलिए ये वाला आंसर गलत नहीं है. ठीक है. मैंने जानबूझ के पैरामीटराइजेशन चेंज की है ताकि एक एग्जांपल चेंज हो जाए और आप लोगों को कैलकुलेट करने का वे आउट पता चल जाए.